Hello everyone, my name is Neeraj Kumar Chaturvedi and I welcome you all to my YouTube channel English for All. फ्रेंड्स, मैथ्यू ऑर्नोल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोइट हैं। इनके बिना इंग्लिश पोइट्री की स्टडी पूरी नहीं हो सकती। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज उनकी ही एक सिग्नेचर पोएम डॉवर बीच लेकर के आए हैं हम। एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, इजी लैंग्वेज में है। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। पसंद आए तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। डॉवर बीच, ये पोएम मैथ्यू ऑर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी और ये एक विक्टोरियन पोइट थे, बहुत फेमस क्रिटिक भी थे। इनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी डेथ 1888 में हुई थी। ये पोएम सबसे पहले 1867 में पब्लिश हुई। एक कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश हुआ था जिसका नाम था न्यू पोएम्स। उसमें ही ये सबसे पहले डॉवर बीच पब्लिश हुई थी और ये पोएम लिखी वैसे 1851 में हुई थी, जब पोएट जो थे अपनी नई नई हुई शादी हुई थी उनकी, उसी साल 1851 में अपनी वाइफ के संग वो इंग्लिश चैनल के पास में डावर नाम का एक टाउन है इंग्लैंड में, साउथ ईस्ट इंग्लैंड का एरिया पड़ता है वो। उसी डावर के एक बीच पे ये अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी वाइटमैन के संग थे और तभी उन्होंने वहाँ पे ये पोएम लिखी थी। हनीमून पे थे बेसिकली। तो रात में वो अपने बीच पे कोई कॉटेज थी उसमें थे, वहाँ के कॉटेज के विंडो के थ्रू वो बीच को देखते हुए वो ये लिखते हैं। आपको इसकी लोकेशन, फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन आपको अगर समझाना हो तो आपने अगर मैप में देखा होगा तो ये आप समझ लीजिए ये इंग्लैंड का, या जिसको आप ब्रिटेन कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसका एक ये टापू पूरा ऊपर से नीचे तक, और उसके पास में ऐसे करके यूरोप है। तो ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है यहाँ पे डावर है और इधर का एरिया में ये हिस्सा जो यूरोप का है वो फ्रांस का है और यहाँ पे जो है वो डावर है, डावर का टाउन है। और ये जो बीच में बहती है ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल का मतलब कि वो है तो समुद्र ही, पर वो बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत पतली जगह है, वो करीब 20 to 22 माइल्स के आसपास का उसका रेंज है। तो यहीं पे उन्होंने, यहाँ पे इस डावर के बीच पे उन्होंने ये पोएम लिखी थी, जहाँ से फ्रांस का जो है तट सीधा सीधा सामने सामने दिखता था। तो आपको जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो आपको ये इस तरह समझ में आएगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन जब अगर आपको समझ में आ जाएगी तभी आपको पोएम से आप रिलेट कर पाओगे कि एक बीच पे खड़े होकर दूसरे साइड में फ्रांस कैसे दिख रहा है, क्योंकि पहली लाइन में आप देखोगे तो इस बात का जिक्र है। तो अब चलिए इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिमर्स एंड इज़ गॉन, The cliffs of England stand glimmering and vast out in the tranquil bay। ये ऐसी पोएम है जिसमें आपको बहुत ही अनइवन मिलेगा, कोई कन्वेंशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है लिखने में, जैसे स्ट्रेट आउट ऑफ द हार्ट जैसे कहा जाता है। जो भी फीलिंग्स उनकी आई तो उन्होंने लिख दिया। तो पहली लाइन है द सी इज़ काम टू नाइट। जो समुद्र है, जब जो अपनी कॉटेज के विंडो से वो देख रहे हैं समुद्र को, तो बता रहे हैं सी इज़ काम टू नाइट, जो समुद्र है वो शांत है। काम मतलब शांत होता है। द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। टाइड जो है ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा पूरी अपनी ताकत से आया हुआ है। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। द मून लाइज फेयर, जो चांदनी है मून की, चंद्रमा की, वो चारों ओर बहुत इवन रूप से, अच्छे रूप से फैली हुई है। लाइज फेयर का मतलब चारों ओर फैली हुई है। कहाँ पे फैली? अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट। अपॉन द स्ट्रेट्स मतलब जो वही सामने इंग्लिश चैनल का जो समुद्र है उस पर पूरा चारों ओर चांदनी फैली हुई है।
एकदम अच्छे से चारों ओर फैली हुई, जिससे पूरा सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रेट्स दिखते हैं, वो पूरी खाड़ी दिख रही है, सफ़ेद सफ़ेद समुद्र दिख रहा है। और जो दूसरी साइड में फ्रेंच कोस्ट है, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। दूसरी ओर जो फ्रेंच का जो तट दिख रहा है फ्रांस का, वहाँ पे लाइट चमकती है, ग्लीम माने चमकना, चमकती है और फिर बुझ जाती है, कोई लाइट जल रही है, बुझ रही है। द क्लिफ्स ऑफ द इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल वे। और इस शांत खाड़ी में, ट्रैंक्विल मतलब शांत, बे मतलब खाड़ी, ट्रैंक्विल बे मतलब इस शांत खाड़ी में जो इंग्लैंड के जो क्लिफ्स हैं, नुकीली चट्टानें हैं समुद्र के किनारे वाली, जो लहरों से कट कट के पूरी धारदार सी हो गई, क्लिफ बन गई हैं, वो खड़ी हैं ग्लिमरिंग चमकती हुई, और वास्ट, वास्ट मतलब विस्तृत, खूब विस्तृत रूप से पूरे बीच पे यहाँ से वहाँ तक फैली हुई हैं और खड़ी हैं इंग्लैंड की साइड में, अपनी साइड में, जिधर डावर पे ये थे, इधर की चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। अब वो अपनी वाइफ को बुलाते हैं भीतर से, कहते हैं कि आप खिड़की पे आइए, क्योंकि रात की जो हवा है, नाइट एयर है, वो स्वीट है, मधुर है, ठंड मीठी है, अच्छी फील दे रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। केवल जो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जब लहरें लंबी लंबी लाइन में कतारों में बढ़ी चली आती हैं, तो जैसे स्प्रे होता है वाटर का, उसकी फुहार सी आती है, पानी के फुहार सी आती है, स्प्रे आती है। और ये कहाँ तक पूरी सब स्प्रे फैली है, दिख रही है, पूरा जो अभी बीच है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, वहाँ तक है जहाँ पे जो ज़मीन है वो पूरी चांदनी से नहाई हुई है और समुद्र वहाँ पे मिल रहा है। आखिरी छोर तक ये पूरी लहरों की जो है स्प्रे, जल का छिड़काव जैसे हो रहा है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। और अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें ग्रेटिंग रोर, रगड़ता हुआ सा शोर, जो पेबल्स यानी पेबल मतलब जो छोटे मोटे गोल मटोल कंकड़ पत्थर होते हैं बीचेस पे, उनकी रगड़ का शोर आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जो वेव्स हैं वो उन्हें पीछे खींचती हैं, ड्रॉबैक एंड फ्लिंग, और वो फिर से उछाल देती हैं उन्हीं पथरीले किनारों पर, जिससे वो टकरा के ये ग्रेटिंग शोर, रोर यानी कि ये जो रगड़ करने वाला शोर जो है पैदा कर रही हैं, वो लहरों के इसी प्रकार पेबल्स को, कंकड़ को ऊपर नीचे फेंकने की वजह से हो रही है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड, पहले तो वो लेकर के जाती हैं कंकड़ों और पत्थरों को अपने संग, और जब वो रिटर्न होती हैं, एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड, जो ऊंचे ऊंचे जो बीच के पत्थर हैं उनके ऊपर वो फेंक देती हैं, जिससे ये रगड़ने का शोर हो रहा है। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, वो फिर से बार बार यही करती हैं, वो शुरू होती हैं पीछे से लेके आती हैं, सीज माने रुक जाती हैं, और फिर से लेके आती हैं पत्थरों को और फिर से फेंकती हैं, और इस प्रकार ये शोर कंटिन्यूसली हो रहा है। विथ ट्रेमुलस केडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ट्रेमुलस मतलब रिदमिक, जिसमें राइम हो, ऐसा रिदमिक बिल्कुल लयात्मक, कैडेंस माने म्यूज़िक, एक धीमा लयात्मक जो ये संगीत पैदा कर रही हैं, और इसी संगीत के माध्यम से ये एक इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस को भी ले आ रही हैं। इटर्नल जो हमेशा रहने वाला होता है, शाश्वत होता है, उसे इटर्नल कहते हैं। दुख की एक झनकार, एक झनक इस संगीत में आ रहा है, जो लयात्मक रूप से ये लहरें पैदा कर रही हैं। इसमें एक दुख की झलक भी है, एक जो, और ये झलक बहुत ही इटर्नल है। तो वो दुख की क्या झलक है आपको आगे के पैराग्राफ में पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. अब वो जिस साउंड सैड नोट की बात कर रहे हैं पिछले पैराग्राफ में, वो साउंड जो है वो एक एल्यूजन लेते हैं एक ग्रीक प्लेराइट थे सोफोक्लीज, कि सोफोक्लीज ने भी लॉन्ग एगो, बहुत पहले,
सेम साउंड को एजियन सी के किनारे पे सुना था। एजियन सी फ्रेंड्स आज का जो मेडिटेरेनियन सी है, जिसको आप भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन, उसका जो ग्रीक के पास का हिस्सा है उसको एजियन सी कहा जाता है। क्योंकि सोफोक्लिस एक ग्रीक प्ले राइट थे, प्लेज लिखते थे, ट्रेजेडी लिखते थे, बेसिकली वो दुख भरे ही ड्रामे लिखते थे। तो यहाँ पे पोएट ने सोफोक्लिस का अल्यूजन लिया है, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस लिया है कि उन्होंने भी शायद, सोफोक्लिस ने भी लॉन्ग एगो, बहुत पहले, एजियन के किनारे यही चीज़ सुनी थी। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। टर्बिड मतलब कंफ्यूज्ड या अनसर्टेन, एब एंड फ्लो का मतलब होता है उतार और चढ़ाव, ऑफ ह्यूमन मिजरी मतलब मनुष्य के दुखों का। तो मनुष्य के दुखों का जो ये अनिश्चित एक उतार और चढ़ाव है, यही उसके सोफोक्लिस के माइंड में इस सैड नोट ने शायद लाया था, और इसलिए वो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्लेज लिखे हैं और क्लासिक्स लिखे हैं, ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। और हमें भी इस डिस्टेंट इस दूर स्थित उत्तरी समुद्र में, जो कि डावर का जो समुद्र है वो एजियन से बहुत ऊपर नॉर्दर्न साइड में है और दूर है, तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, इस दूर स्थित उत्तरी समुद्र के किनारे हम भी इस थॉट को, इस साउंड में एक विचार को सुन रहे हैं। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, हम में भी एक इस साउंड में एक विचार पता चल रहा है, दिख रहा है, सुन रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स वो विचार ये है कि विक्टोरियन सोसाइटी में फेथ का, आस्था का, धार्मिक आस्था का लोगों के मन में बहुत ही धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा था, कम होती जा रही थी। और उसका मुख्य कारण था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी और डिफरेंट तरीके की नई नई खोजें वैज्ञानिक हो रही थी, जिससे लोगों का जो विश्वास था, धार्मिक और आस्था थी, वो थोड़ी सी कम हो रही थी धीरे धीरे। इसी बात की चिंता और इसी बात का दुख लगभग सारे विक्टोरियन पोइट्स ने अपनी अपनी रचनाओं में निकाला है, उद्धृत किया है, लिखा है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो इस पोएम में भी उसी दुख की बात कर रहे हैं, उसी सैड नोट की बात कर रहे हैं जो उन्हें उस समुद्र के उथल पुथल में, उनकी लहरों की आवाज़ों में भी उन्हें जो झलक रहा है। आगे वो स्वयं इस बात को इलेबोरेट कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गॉडल फोल्ड। जो सी ऑफ फेथ था, जो इस समुद्र की तरह ही जो आस्था का समुद्र था, वो भी वॉज वंस टू, वह भी एक बार, एट द फुल पूरा भरा पूरा था, लोगों के मन में आस्थाएं थी, और वो राउंड अर्थ शोर, और इस पृथ्वी के चारों किनारों पे इस प्रकार बंधा हुआ था वो सी ऑफ फेथ जो था, ऐसे किनारों पे बंधा था जैसे कि फोल्ड्स, यानी बाड़े को सुरक्षा देने के लिए एक गर्डल, चमकीली तारों की गर्डल या फेंस बना दी जाती है भेड़ों के बाड़ों को। फोल्ड्स मतलब भेड़ों का बाड़ा होता है। उसी प्रकार ये जो सी ऑफ फेथ था, जो आस्था का समुद्र था, ये भी वंस एक बार पहले अर्थ के चारों ओर इसी प्रकार पूरी संसार में, पूरी दुनिया में एक सुरक्षात्मक घेरे के रूप में था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मिलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर। पर उस सी ऑफ फेथ का जो दुख भरा लंबा वापसी का जो शोर है, विड्रॉइंग रोर मतलब वापस कम होते जाने का शोर है, रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, और वापस रिट्रीट होने का मतलब था पीछे जाना, पीछे जाते हुए, कम होते हुए वो जो नाइट विंड, रात की हवा के रूप में जो सांसें ले रहा है, डाउन द वास्ट एजेज ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ तक वो घटता चला जा रहा है जहाँ पे विस्तृत एजेज, जो बहुत विस्तृत किनारे हैं उस समुद्र के, वहाँ पे दुखी, ड्रियर मतलब होता है दुखी, और नंगे शिंगल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर जो दिखने लगे तली के किनारों के, उस संसार के दुख रूपी पत्थरों को उघाड़ता हुआ और नीचे की ओर उतरता हुआ वो सी का फेथ जो है, फेथ का जो सी है,
समुद्र है जो आस्था का, वो कम होता जा रहा है। कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि मनुष्य के मन में से, समाज में से ये जब ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिक आस्था जो कम होती जा रही है, वो कम होते हुए उस समुद्र की बात ही है जो नीचे जाते जाते विस्तृत अपने दुख भरे मटमैले कंकड़ पत्थरों को उभारता चला जाता है ऊपर की ओर। तो उसी प्रकार समाज के जो शिंगल्स हैं, समाज में जो दुख भरे, दुख के प्रतीक शिंगल्स और कंकड़ पत्थर हैं, वो जब आस्था का समुद्र कम होएगा, नीचे उतरता चला जाएगा, तो वो ऐसे ही दुख की बातें ऊपर आएंगी। कुल मिला के समाज दुखी होएगा। आगे वो कहते हैं, अह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो ना अब वो अपनी पत्नी को पुकारते हैं कि अह प्रिय, ओ प्रिय, अह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। तो एक प्रेम ही है जिससे हम सहारा पा सकते हैं। तो प्रिय, हम एक दूसरे के प्रति ट्रू, सच्चे हो जाएं, पूरी तरह वफादार हो जाएं, लॉयल हो जाएं। क्यों? क्योंकि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ये जो संसार जो हमारे सामने सपनों की ज़मीन के रूप में दिखता है, फैला हुआ, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की ज़मीन के रूप में, सपनों के संसार के रूप में ये फैला हुआ दिखता है। और ये बहुत सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू है। और ये सपनों का संसार बहुत ही वैरायटी भरा, वेरियस, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, सो न्यू, बिल्कुल नया नया सा लगता है। पर हकीकत में हैथ रियली नाइदर जॉय, पर वास्तविक रूप से न इसमें जॉय है, आनंद है, न और लव, न प्यार है, न और लाइट, न कोई किसी भी प्रकार का प्रकाश है ज्ञान का, न और सर्टिट्यूड, न कोई इसमें निश्चितता है, न और पीस, न शांति है, न हेल्प ऑफ पेन, या किसी भी दर्द के लिए कोई राहत भी नहीं है इस संसार में। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम लोग भी यहाँ पे हैं जैसे कि किसी अंधकार भरे मैदान में हैं, जहाँ पे स्विफ्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जहाँ पे संसार के लोग झूठी और चेतावनियों पे, झूठे खतरों को महसूस करके झूठी संघर्ष करते हैं या पलायन करते हैं, या उनका जो भी संघर्ष है इस अंधेरे मैदान में एक इग्नोरेंट जैसे आर्मीज़ लड़े, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी जो सेनाएं लड़ें। ये सेनाएं किसकी? उन्हीं लोगों की, उन्हीं अज्ञानी भीड़ की है, उन्हीं अज्ञानी लोगों की हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज होकर के आपस में झूठे चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं संसार में। तो कुल मिला के यहाँ पे यही कहना है कि इस संसार में जो है वो प्रेम ही एक ऐसी है जो आदमी को बचा सकती है। तो प्रिय, हम एक दूसरे के प्रति एकदम लॉयल हो जाएं, क्योंकि ये जो संसार है जो बहुत कुछ प्रॉमिस करता है, लैंड ऑफ ड्रीम्स है, लेकिन हकीकत में इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो भीड़ है लोगों की, वो अंधेरे में लड़ने वाली अज्ञानी भीड़ है, और वो ऐसी चीज़ों के लिए लड़ती है जो फाल्स है, झूठे हैं, एक कन्फ्यूज्ड है अलार्म उनके लिए, चाहे वो संघर्ष कर रहे हो, चाहे वो पलायन कर रहे हो। जो भाग दौड़ मची है वो सब एक झूठी भाग दौड़ है, झूठा संघर्ष है, और इसमें सभी लोग अंधेरे में जैसे लड़ रहे हों। आइए अब इसकी एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं इस पोएम की। बेसिकली ये पोएम जो है एक लिरिक है, बट चूँकि इसका जो टोन है वो बहुत ही सैड और मेलैंकोलिक है, तो ये एक एलिजी में बदल जाती है एक तरीके से। तो लिरिक है पर ये अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एन एलिजी। लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का सब कुछ क्वालिफाई करती है, सारी क्वालिटीज़। एक सिंगल स्पीकर है, सारे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लक्षण हैं वो क्वालिफाई होते हैं, तो इसको कुछ क्रिटिक्स जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं। ये जो पोएम है इसमें अनइवन स्टैंजा है, अनइवन राइमिंग स्कीम है, मतलब विदाउट किसी कन्वेंशन को फॉलो किए ये लिखी गई है। लेकिन इसका जो फोकस है वो मेन आइडिया पे है, रादर देन ऑन पोएटिक कन्वेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये पोएम स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दे करके नहीं लिखी गई कि इसको पोएटिक बना के लिखा जाए। तो इनका अनइवन स्टैंजा है और अनइवन राइमिंग स्कीम है। मेन जो फोकस है वो सेंट्रल आइडिया पे है, जो कि लॉस ऑफ फेथ है। अल्यूजन, सिम्बली और मेटाफर यूज किए गए हैं। देखिए, अल्यूजन तो वहाँ सीधा सीधा यूज कर जहाँ वो सोफोक्लिस को रेफ़र करते हैं पैराग्राफ में, और फिर सिम्बली जब वहाँ पे है जहाँ पे वो
गर्डल के रूप में बताते हैं कि जो सी या फेथ था वो एक गर्डल सुरक्षात्मक ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल वर्ल्ड, जो पृथ्वी के चारों ओर एक गर्डल के रूप में, सुरक्षा के रूप में उपस्थित था पहले। तो यहाँ पे ले लाइक आप देख रहे हैं, लाइक का इस्तेमाल है तुलना के लिए, तो यहाँ से मिली है। और मेटाफर यूज़ किया गया है जैसे लोगों के मन के फेथ को, समाज के मन के फेथ को, जो रिलीजियस फेथ है उसको एक सी के रूप में मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है। और भी जो सी की रिट्रीटिंग है उसको उतरता हो घटना, फेथ की कमी को दिखाना, ये सब मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं कि मेटाफर्स का यूज़ करके समाज में घटते हुए फेथ को प्रेजेंट किया गया है। जो मेन आइडिया है वो इस पोएम का जो है वो लॉस ऑफ फेथ है इन डेवलपिंग विक्टोरियन सोसाइटी। अब आपको विक्टोरियन सोसाइटी के बारे में पता है कि विक्टोरियन सोसाइटी के समय में बहुत ही साइंटिफिक खोजें हुई थी। डार्विन ने भी अपना स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ करके एक बुक लिखी थी जिसमें मनुष्य के एवोल्यूशन के रूप में के बारे में बताया गया था कि बंदरों से हुआ है एवोल्यूशन। इसके अलावा फ्रायड भी थे, उन्होंने बहुत ही साइकोलॉजी पे बहुत से सिद्धांत दिए, बहुत सी खोजें हुई। तो इससे जो ह्यूमन फेथ था जो अभी तक चर्च के हाथ में था, या ईश्वरी विश्वास जो बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ था पूरे समाज में, वो उसकी जड़ें हिल सी गई, शुक द वेरी बेस ऑफ ह्यूमन फेथ। और यही जो है मुख्य रूप से कॉज ऑफ कंसर्न हुआ। ज़्यादातर विक्टोरियन पोइट्स जैसे ये मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, टेनिसन ने भी अपनी एक आध पोइम्स में इस बात का जिक्र किया है, इसके बारे में मेंशन किया है। तो ये लॉस ऑफ फेथ को दिखाना, शो करना, यही मुख्य रूप से इस पोएम का मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। और उससे उत्पन्न जो दुख है उसको उन्होंने डिनोट किया है इस पोएम के थ्रू। और फाइनली उसका सॉल्यूशन ये दिया है कि एक दूसरे में ट्रस्ट या लव, जो अपनी पत्नी से कहते हैं कि लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर, तो एक इसका हल जो है इस विश्वास की कमी को पूरा किया जा सकता है एक दूसरे में प्रेम जता के और ट्रस्ट करके। तो होपफुली फ्रेंड्स ये आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, और हम उसको आगे सप्लीमेंट्री वीडियो ला करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।